जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में यानी ये मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो। इससे पहले हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो आज हम पहली बार ऑनलाइन आए हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे आज, हम लोग पहला चैप्टर जो होता है वो केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th आज। और इस चैनल में हम लोग जो बात करेंगे क्लास 9th 10th 11th 12 का, मतलब ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग फिलहाल अभी क्लास 10th का रसायन से स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन यानी रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोगों को पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इस चैनल का जो नाम होगा वो होगा JM क्लासेज। तो कृपया अगर इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप इसको वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो समझेंगे कि हमको रसायन पढ़ाना सही नहीं है। मतलब आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, समझे। तो इस वीडियो में आपको हम पूरा पहले हम इस नोट्स को पहले पढ़ाएंगे। इस नोट्स को पढ़ाने के बाद हम फिर इसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और फिर सब्जेक्टिव यानी A to Z क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग पहले इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले जो है रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखा हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका समझ में रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं? आप एक लिए या एक से अधिक पदार्थ लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण। जब उसको आप रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद क्या बनना चाहिए? कोई नया पदार्थ बनना चाहिए, समझे। जैसे हम लोग A और प्लस B, अगर ये दोनों को अगर रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। आप बनना क्या है? नया पदार्थ, बिल्कुल नया पदार्थ बनाना है, समझे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर? तो चलिए उदाहरण के लिए जो हम लोग का भोजन का पचना, क्या है? भोजन का पचना। दूसरा श्वसन। तीसरा जो उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, समझे। चौथा जो है मैग्नीशियम फीते पर जलना। चौथा जो है दही का बनना। देखिए इसका हम लोग कुछ और, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया जो होता है यानी अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया यानी भौतिक परिवर्तन जो होता है, इसमें पदार्थ का परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो है भोजन का पचना, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि परिवर्तन होता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला जो होता है एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक में फिर क्या है? भौतिक परिवर्तन जो होगा, आप कोई भी चीज़ को भौतिक परिवर्तन में मतलब क्या कर सकते हैं? आप उसको जैसे देखिए, आप किसी भी उस परिवर्तन में आप उस चीज़ को पुनः फिर दोबारा पा सकते हैं। मतलब जैसे देखिए एक कागज़ को हम लोग क्या किए, इसको हम फाड़ दिए। मान लिया इस कागज़ को अगर हम फाड़ देंगे तो इस कागज़ को फाड़ने के बाद क्या होगा? फिर हम इसको दोबारा फिर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको जला देंगे तो जलाने के बाद ये दोबारा प्राप्त होगा? नहीं होगा। अगर हम जिस चीज़ को एक बार ख़त्म करेंगे उसको फिर दोबारा हम लोग पा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। यदि हम उसको एक बार ख़त्म यानी इस्तेमाल करने के बाद अगर वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का पिघलना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अगर मोमबत्ती को हम लोग पिघलाएंगे तो क्या कर सकते हैं? फिर उसको हम कुछ देर बाद फिर उसको हम करके यानी हाथ से ऐसे करके फिर से हम क्या कर सकते हैं? उसको दोबारा फिर उसी को उस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो उस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है? दैट क्लियर? जैसे बर्फ, पानी से बर्फ बनना, फिर किस प्रकार का परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अगर हम पानी को बर्फ बनाएंगे फिर उसको हम गर्म करेंगे तो फिर क्या करेंगे? दोबारा हम उसको, यानी अगर हम पानी से अगर ये बर्फ बनाते हैं यानी द्रव से ठोस बनाते हैं, तो फिर हम ठोस को क्या कर सकते हैं? इस ठोस को फिर हम गर्म करके क्या कर सकते हैं? मान लिया ये पानी हो गया, इसको हम फ्रिज यानी क्या किए? फ्रिज में रख दिए, तो क्या बन गया? बर्फ बन जाएगा, यानी ठोस अवस्था में चला गया। अब पानी, इस ठोस को हम पानी थोड़ी कर सकते, फिर इसको हम गर्म करेंगे तो क्या चला जाएगा? फिर द्रव अवस्था में चले जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया आपको? यानी ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जस्ट इसका अपोजिट होगा, समझे। क्लियर? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ, आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा, आपको इसका नोट्स यानी नोट्स भी आपको मतलब हम देने का प्रयास करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। इंग्लिश में इसका बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। हमारे चैनल में आपको ये फायदा होगा कि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, अब भाग लेकर क्या कहते हैं? नए पदार्थ बनना चाहिए। क्या क्या बनेगा? नए पदार्थ। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक यहाँ, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे?
प्रोडक्ट कहेंगे, मतलब प्रतिफल। क्लियर। चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता को हम लोग देख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। क्लियर। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या है? गैस की उत्पत्ति, यानी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को ये करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? उससे गैस प्राप्त होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है। क्या होता है? कई गैस उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि दानेदार जस्ता को की अभिक्रिया कैसे कराएंगे लोग? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्लियर। यदि हम आपको समझाएं, उदाहरण के माध्यम से पढ़ाएं समझाएं हम, जैसे जिंक प्लस क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl। क्लियर। आपको समझ में आ रहा है? जिंक अगर आपको नहीं दिखता है तो हम दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेंगे। यदि हम जिंक का क्या करेंगे? जिंक का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोक्लोरिक है, तो हाइड्रोक्लोरिक में कौन हो जाएगा? HCl। इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बाबू? तो इसको आप जब अभिक्रिया कराइएगा तो इसको अभिक्रिया कराने के बाद सीधा हो जाएगा ZnCl। क्या हो जाएगा? ZnCl और प्लस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा इस पर। इसको हम लोग ऐसे तीर का निशान दे देंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा जो उदाहरण दिया है, क्या दिया है? यदि एक परख नली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर इसमें टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। क्लियर। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, अपक्षेप का बनना। तो देखिए अपक्षेप क्या होता है? अपक्षेप जो हो जाएगा, देखिए अपक्षेप क्या हो जाएगा? जैसे आप किसी को रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा? वो वहीं पर टुकुर टुकुर करके देखे बैठल रहेगा और टुकुर टुकुर करके देखेगा। तो अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है। क्लियर। ठोस पदार्थ, जैसे आप मान लें अपक्षेप आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम अगर मिट्टी की अभिक्रिया अगर पानी के साथ कराएंगे तो मिट्टी और पानी का जब हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिट्टी क्या ये हो जाएगा? कुछ देर बाद ये करने के बाद फिर क्या हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसी को हम लोग अपक्षेप कहते हैं। क्लियर। आपको समझ में आ रहा होगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में पृथक हो जाता है। मतलब क्या होता है? विलयन में जाकर मिल जाता है। सोडियम क्लोराइड, किसको? सोडियम NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, समझिए, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन करने पर सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बाबू? सिल्वर क्लोराइड। दही जैसा सफेद अपक्षेप प्राप्त होगा। क्लियर। तो दूसरा जो उदाहरण है इसका क्या लिखा? ब्रोमियम क्लोराइड के जलीय विलयन में टनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अपक्षेप बनाता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का सफेद अपक्षेप बनेगा। क्लियर। चलिए तीसरा जो है रंग में परिवर्तन। किसमें? रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ में रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट में यदि आप लोग क्या करेंगे? नींबू का थोड़ा सा रंग डालिएगा, थोड़ा नींबू का रस डालिएगा, उसमें नींबू का रस डालिएगा तो क्या हो जाएगा? विलयन का रंग क्या हो जाएगा? बैगनी जो रंग है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। क्या हो जाएगा? बैगनी कलर का जो रंग हो जाएगा वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्लियर। आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो इसका उदाहरण है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। कैसा रंग होता है? नारंगी रंग का होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, क्या डालेंगे हम लोग? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नारंगी से हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारंगी से हरा। क्लियर। चलिए ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। इसमें कुछ हम ज़्यादा नहीं लिखे। ताप में परिवर्तन होता है मतलब क्या हो जाता है? उसका मतलब हीट हो जाएगा। तो कोई हीट है तो उसको फिर ताप से हीट कम हो जाएगा। इसमें कोई प्रकार की अवस्था में परिवर्तन। चलिए हम लोग मेन चीज़ होता है अवस्था में देख लेते हैं। अवस्था क्या हो जाएगा? मतलब अवस्था इसका तो देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? पदार्थ, जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है। जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है? मोम का कुछ कण क्या हो जाता है? ये मतलब वो द्रव के रूप में नीचे आने लगता है और कुछ वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या होता है? जो जला हुआ भाग ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? वो वाष्प का कुछ कण ऊपर चले जाता है और जो पानी की तरह मतलब कुछ नीचे आता है। क्लियर है? इतना उनको समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण के लिए अब बात करते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? आप उदाहरण के तौर पर इतना मत समझिए, जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या किए, जैसे हम A + B इसको क्या बना दिए? C बनाए। आप एक लीजिए, एक से अधिक लीजिए, वो पदार्थ को जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? नया बनेगा। वो नया जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इसमें बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को जैसे हम लोग मान लेते हैं किसी हाइड्रोजन का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जैसे हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप किसी हाइड्रोजन का, जैसे मैग्नीशियम है, ये हम लिख देते हैं मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं हम लोग। ऑक्सीजन से इसको आगे भी कहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना आप तो लिखिएगा ना। तो ये जो आप लिख करके जो बता रहे हैं तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। इसी को आप लोग संक्षिप्त में आप लिखिएगा क्या? Mg + O2, इसको आप लगे रिएक्शन करेगा 2MgO। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम संतुलित कर देते, बैलेंस कर देते हैं या 2 लगा देते हैं, ये आपको आगे बताएंगे हम। तो ऑक्सीजन को O2 लिखाया था, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम को O2 से रिएक्शन कराए, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आप लिखे ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। इसी को आप इंग्लिश में या लिख दिए, यानी इसको आप शॉर्ट में यानी सूत्र की सहायता से जब लिखते हैं, कोई भी जो केमिस्ट्री पढ़ने जाता है, अगर आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो क्या कहेगा कि यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुआ है, उसके बाद क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। जिस प्रकार यहाँ लिखे हम लोग क्या, हाइड्रोजन + क्लोरीन का रिएक्शन करें तो क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। इट क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। क्लियर? क्या है? रूल ऑफ क्या है? केमिकल इक्वेशन। क्लियर? केमिकल यानी इक्वेशन को हम लोग लिखने का नियम समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या नियम होता है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। निम्नलिखित, तो चलिए हम लोग पहला इसमें 5 हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है अभिक्रिया के यानी अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। किधर? मतलब ये समीकरण हो गया, इसके बाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर? अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी किस प्लस का निशान, क्या कौन सा, यानी अगर मान लीजिए जैसे हम लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, तो हम क्या लेंगे? बीच में जो निशान होगा ये धन का होगा, मतलब प्लस निशान लगाया जाएगा। क्लियर? अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करने के बाद जो ये निशान जो इधर जो होगा, ये इसको इस दोनों को जब रिएक्शन कराए इसके बाद क्या किधर हम लिखेंगे? दाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर? प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। मतलब जब प्रतिफल का जो बीच में जो निशान लगाएंगे हम लोग, वो निशान कौन सा होगा? धन चिन्ह होगा। तो आपको वीडियो पसंद होगा तो देखिए, आपको अगर नोट्स चाहिएगा ना, तो नोट्स के लिए हम आपका एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। हम टेलीग्राम चैनल आप यूट्यूब के लिंक में ही, मतलब कोई वीडियो का लिंक में डाल देंगे। वैसे भी चैनल बना हुआ है, लेकिन उस चैनल का नाम थोड़ा बदलना है, इसलिए हम आपको बता देंगे। आपको पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। मेरा देखिए, आप लोग को 400+ नंबर नहीं आएगा अगर हमसे पढ़ के, तो हम यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। समझिए, हम आपको साइंस पूरा निचोड़ करके समझाएंगे। इससे ज़्यादा आपको फिर बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होगा, फिर बायोलॉजी को भी इतना निचोड़ करके पढ़ाएंगे शायद जो आपको कोई पढ़ा होगा पूरा यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब में। क्लियर? मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट किए, केमिस्ट्री का लगभग 2 से 3 चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सब चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। क्लियर? तो चलिए, 5वां जो होता है, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। समझिए, दोनों के बीच, जैसे अभिकारक प्रतिफल, इन दोनों के बीच में जो ये है, ये तीर का निशान दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग जो मेन जो इसका नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है? संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? संतुलित रासायनिक
समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या क्या होता है, समान होगा। क्लियर। अगर परमाणु संख्या समान नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, वो संतुलित कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। संतुलित कहलाने के लिए क्या चलन होना चाहिए, दोनों ओर जो होगा वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इधर भी अगर परमाणु संख्या, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, इधर क्लोरीन 2 है तो इधर क्लोरीन भी 2 होना चाहिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन 2। तो हम आपको कल सिखाएंगे, यानी ये केमिकल मतलब सॉरी ये संतुलित करना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। फिलहाल हम इसको भी बता देते हैं और अगले वाले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संतुलित करना सिखा देंगे। क्लियर। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चलिए हम लोग अभी आगे पढ़ते चलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या पढ़ेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण वो जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है। क्या नहीं होगा, तत्वों के परमाणु संख्या क्या होगा, समान नहीं होगा। क्लियर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए उदाहरण के लिए हम लोग लिख लिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग क्या है तो क्या बन गया, H2O, मतलब जल बन गया। तो लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 हो गया और ऑक्सीजन 1। तो ये हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर। नोट जो है, नोट में लिखिए, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना नाश हो। क्लियर। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ का ना ही निर्माण होता है और ना ही पदार्थ का नाश होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक सरल विधि है। क्या बाबू, एक सरल विधि है जिसके अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहलाते हैं। क्लियर। देखिए हम आपको एक बात याद रख लीजिएगा, हम आप लोग को बोले ना, वादा किए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देखिए जो मेन होगा ना हम उसको सेपरेट वीडियो में बता देंगे। जैसे हम लोग से क्या बोला, बैलेंस करना, हम लोग एक सेपरेट एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम आप लोग को क्या बताएंगे, सिर्फ आप उसमें आपको संतुलित करना सिखाएंगे। यानी इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एक अलग वीडियो में इसका सेपरेट हम बताएंगे कि बैलेंस आखिर करते कैसे हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अनुमान विधि। कौन सा विधि, अनुमान विधि, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। चलिए हम अनुमान के द्वारा संतुलन विधि को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस विधि में समीकरण से संबद्ध पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। गुणक का चयन इस प्रकार करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान हो जाए। क्लियर। यानी दोनों ओर क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। जैसे देखिए ये तीर हो गया, इस तीर का अगर इधर हाइड्रोजन अगर 2 होगा तो इधर भी आपको हाइड्रोजन की संख्या 2 ही होना चाहिए। क्लियर। आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे बैलेंस आखिर करते कैसे हैं। बैलेंस करना इसका बेदरक आपको कोई टेंशन नहीं। जो भी आपको परेशानी होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम उसको पूरा क्लियर कराएंगे कि आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर। रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या, रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचना प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त, नंबर 1, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। कि किस किस चीज़ का, अभिकारक और प्रतिफल के बीच जो संकेत और सूत्र होता है उसका हमको जानकारी मिलता है। दूसरा जो है ये बताता है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। क्या बता रहा है, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। समझे, मतलब आपको देखिए 2 बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहला क्या बता रहा है, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच ये होगा संकेत और सूत्र का जानकारी हमको मिलेगा। किससे, रासायनिक समीकरण से जो होने वाला सूचना जो होगा उससे हमको क्या क्या सूचना मिलेगा। सबसे पहला बोले पता चलेगा कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है, उन दोनों के बीच में संकेत और सूत्र का जानकारी मिलेगा। किस किस चीज़ का, संकेत और सूत्र का। दूसरा जो होगा ये बताता है कि अभिकारक में से यानी अभिक्रिया में जो भाग लेगा कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, इस चीज का आपको पता चलेगा। तीसरा जो नंबर है ये क्या बोला है, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप, चलता है यह अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के बाद क्या होगा, सॉरी फलस्वरूप
निर्मात प्रतिफलों का परमाणु एवं अणु को आवेशित संख्या का जानकारी देता है। मतलब समझे, जैसे हाइड्रोजन का कितना परमाणु हुआ है या एवं कितना अणु हुआ, इसका चीज का जानकारी आपको इसमें मिलेगा। चौथा जो होता है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं के अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। क्लियर। देखिए हम आपको बहुत मेहनत से नोट्स रेडी किए हैं। इस नोट्स को रेडी करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। क्लियर। आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कॉपी कलम लेके बैठने का। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों को अनुपात की जानकारी देता है। क्लियर। छठा जो नंबर, यह अभिक्रिया और प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। क्लियर। सातवां नंबर, यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफल की आवेशित आयतन की भी जानकारी देता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग रासायनिक समीकरण से जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका क्या क्या लाभ होता है, उस लाभ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप निरूपण आसान होता है। क्या बोलता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण क्या होता है? आसान होता है। इससे समय की बचत होती है। किसका बचत होता है बाबू? समय का। जैसे आप लिखिएगा, मान लीजिए ऑक्सीजन को अगर लिखिएगा ऑक्सीजन, तो कितना समय लग गया। इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में जानते हैं O2 लिख देते हैं, कितना समय का बचत हुआ। तो हम लोग कैसे क्या होगा, समय का भी बचत होगा, कागज का भी बचत। तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। क्लियर। यानी हमको क्या होता है, कागज का भी जब बचत होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा। क्लियर। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक एवं द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। जैसे आप ऑक्सीजन लिखिएगा तो इससे पता नहीं चलेगा कि कितना ऑक्सीजन है। क्लियर। लेकिन O2 लिखिएगा तो समझ में आएगा कि हमको क्या, कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है। क्लियर। इससे हमको इस चीज़ का भी जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए तीसरा जो होता है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। क्लियर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट्स होगा, क्योंकि हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए इस चैप्टर का पार्ट्स इसलिए बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग पूरे नोट्स को समझेंगे, एक भी चीज़ आप लोग से नहीं छूटेगा। दूसरा चीज़ है कि आपको जब आंसर क्वेश्चन कराएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव इससे एक भी आपका ऑब्जेक्टिव अगर छूट जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाना बेकार। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं देंगे हम। क्लियर। सिर्फ आप धैर्य रखिएगा और पूरे पेशेंस से आप सिर्फ मेहनत कीजिएगा, हम आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं देंगे। क्लियर। देखिए मेरे पास स्टूडेंट पढ़ के 400 प्लस नंबर ला चुका है। ऑफलाइन में हम अब तक जो पढ़ाए हैं, तो मेरे पास इस अगला बार 10th में 435 नंबर लाया था। कितना नंबर बाबू? 435 नंबर अब तक लाया है मेरे पास स्टूडेंट। क्लियर। आप उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, हम आपका अच्छा रिजल्ट, आपका जो देखिए गुरु दक्षिणा मेरा जो होगा, आपका अच्छा रिजल्ट ही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। क्लियर। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, क्या क्या इसका सीमाएं हैं उसको हम लोग बात करते हैं। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। समझे, यानी इसका सीमा का हम लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। नंबर 2, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, इसको भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो होता है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं यानी दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में जानकारी नहीं देता है। क्लियर। चौथा जो इसका ये है, रासायनिक समीकरण अभिकारकों यानी अभिक्रियाओं के विस्फोट के साथ होती है। किसके साथ? विस्फोट के साथ। परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। क्लियर। नंबर 5, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं यानी विस्फोट के साथ होती है। किसके साथ? विस्फोट के साथ। परंतु रासायनिक समीकरण इस बात का नहीं जानकारी देती है कि ये दोबारा हो गया है। क्लियर, आप टेंशन मत लीजिए। नंबर 6, समीकरण ये भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई है, कितनी मात्रा तथा प्रतिफल कितनी मात्राओं का निर्माण किया है। समझिए, इस चीज़ का आपको पता नहीं चलता है।
तो रासायनिक समीकरण से को अधिक उपयोगी बनाना, हम लोग इसको अधिक कैसे उपयोगी बनाएंगे, चलिए तो इसकी जो रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। चलिए नंबर 1, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठक में ठोस के लिए एस, किसके लिए ठोस, एस मतलब हो गया सॉलिड, द्रव के लिए हम लोग किसका एल यानी लिक्विड, गैस के लिए जी यानी गैस किया जाता है। इसी प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए एक क्यू मतलब होता है एक्वस, क्या होता है बाबू एक्वस, अंकित किया जाता है। आपको समझ में आया? अगर आपको एस कहीं मिलेगा तो आप समझ जाइएगा सॉलिड है मतलब वो ठोस है। अगर आपको एल कहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे लोग, वो द्रव के लिए है यानी लिक्विड। गैस मिलेगा तो आपको जी मिलेगा, ऑप्शन में समझ जाइए गैस है। और एक ए क्यू मिलेगा तो आपको समझ आना ये क्या है एक्वस है, समझे। एक्वस मतलब जो भी चीज़, अब जैसे मिट्टी का हम आपको बताए ना, मिट्टी को पानी में घोलिएगा तो मिट्टी कहाँ जाएगा, पानी के नीचे बैठ जाएगा, उसी को हम लोग एक्वस कहते हैं, समझे, यानी अवक्षेप। क्लियर? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित अवशेषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण की दाईं ओर प्लस या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर ऊष्मा लिख दी जाती है। क्लियर? देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट से समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको बता दें। जैसे देखिए आप किसी भी चीज़ को ऊष्मा यदि आपको देंगे, किसी को आप ऊष्मा अगर आप खुद देंगे, क्लियर, आप ऊष्मा क्या कर रहे हैं खुद दे रहे हैं। जैसे हम देखिए हम आपको समझा रहे हैं CaO चुना हो गया, इसमें आप यदि जल दे दीजिएगा H2O, क्या किया आप ध्यान से समझिए, CaO इसमें आप क्या किए H2O मतलब जल डाल दिए, तो क्या करेगा बाबू, ये खोलेगा कि नहीं खोलेगा, हाँ यहीं पर ये खोलने लग जाएगा। आप समझ जाइए खोलने लगेगा तो ऊष्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा ना, हाँ तो हम क्या करेंगे CaOH2 मतलब ये आपका क्या करेगा, यहीं पर ऊष्मा निकालना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी। और जो जैसे हम जिसको ऊष्मा खुद देंगे, क्लियर, हम ऊष्मा दे रहे हैं इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी। अगर कोई भी इक्वेशन के साथ, जैसे हम देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे हम लोग, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा CaO बनेगा प्लस चूना, और क्या निकलेगा, सॉरी चूना के साथ क्या क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये अपने आप निकलने लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे बाबू, ऊष्माक्षेपी। यदि ऊष्मा अपने से निकले तो ऊष्माक्षेपी, यदि ऊष्मा हम देंगे तो क्या, जैसे हम क्या किए चूना में क्या किए पानी मिला दिए तो ये ऊष्मा निकलने लगा, जब ऊष्मा निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऊष्मा शोषी। यदि हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा शोषी, अगर ऊष्मा अपने आप निकले, जैसे हम क्या कर लिए चूना पत्थर यानी संगमरमर को क्या किया हम लोग, जब इसका रिएक्शन करवाया तो क्या करेगा, इधर चूना बन गया और इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा, मतलब ऊष्मा अपने आप निकलने लगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया? उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा जो है गैस के उत्सर्जन की जानकारी। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण के में गैस को सूत्र के ठीक बाद गैस निकलेगा तो निशान ऊपर का दिया जाएगा, समझे। यदि इस तरह का निशान रहेगा तो हम इसको क्या समझेंगे AQ एक्वस। क्लियर? मतलब वो बैठल रहेगा, समझिए। देखिए बाबू कोई भी अगर ये भाप गैस निकलेगा तो गैस किधर भागेगा, ऊपर भागेगा। और कोई जो कण जैसे पानी में मिलाएंगे तो कहाँ बैठल रहेगा, जैसे पत्थर को आप पानी में फेंकेगा तो नीचे बैठल रहेगा ना, तो नीचे बैठल रहेगा तो इस तरह का आपको निशान दिया जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 4, अपक्षेप बनने की जानकारी। अपक्षेप बनने के लिए, क्लियर, तो अपक्षेप हम आपको पहले बता दिए, जो पानी में क्या रहेगा बैठल रहेगा, कहाँ बैठल रहेगा पानी के अंदर नीचे बैठल रहेगा, जैसे मिट्टी बैठल रहता है। क्लियर? ये अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे यहाँ आपको एक उदाहरण दिया हुआ है जिंक और
सॉरी सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया, Zn बन गया और SO4 बन गया, इधर हाइड्रोजन गैस अपने आप उड़ने लगा। जब हाइड्रोजन गैस रहेगा तो क्या है, यहाँ बैठल रहेगा, हाइड्रोजन गैस अपने आप उड़ के हवा में भागेगा, तो इसलिए तीर ऊपर की ओर भागेगा। अवक्षेप बनने की जानकारी, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल, देखिए हम लोग आज यहीं तक ज़्यादातर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं, उस प्रतिफल के संकेत सूत्र के बाद इस निशान का प्रयोग किया जाएगा, समझे। जो वहीं पर बैठल रहेगा तो हम आपको बता दिए, इस तरह का तीर किधर जाएगा, नीचे की ओर। जैसे AgNO3 प्लस HCl का क्या है, AgCl यहीं पर बैठ के रहेगा, सिल्वर क्लोराइड कहाँ पर, यहीं पर बैठ के रहेगा, और HNO3 रुक जाएगा, ठीक है। इस तरह का निशान दिया जाएगा, समझे। जो मतलब इसका मतलब समझे कि आपको क्या समझ गया है, ये एक्वस है, क्या है बाबू, ए क्यों लिखा हुआ रहेगा, ये आपको कभी कभी ये तीर की जगह पर वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा AQ, इसका मतलब आपको समझना है क्या है, एक्वस है। नंबर 5, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों की निर्देश किया जाता है। क्लियर। नंबर 6, अभिक्रिया के उत्कर्णीयता की जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया की उत्कर्णीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं का निर्देशित 2 तीर का चिन्ह दिया जाता है, समझे, एक इधर से और एक इधर से, ये तथा NH क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, 2NH3। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे देखिए इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का सभी तो स्रोत पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर किया करना ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।